ये बच्चे प्लीज प्लीज प्लीज, बच्चे कम दिख रहा है बहुत। नेचुरल ग्लो, नेचुरल है, यस। इधर से बंद कर दो बच्चे, एक बार ये पंक्ति कर लो, जब इधर जाएगा तो वो कर लेगा वो। चलिए बच्चे, सर हम लोग का कौन सा हेड चल रहा था? इनकम अंडर द हेड सैलरी। सब बच्चों ने घर जाके पढ़ाई करी? नीचे से शुरू करते हैं, दोनों के नाम कंफ्यूज हो जाता है। आपका क्या है? नितिन, से पूछो। चलो नितिन से पूछ ले। इतना इजी की मतलब सब बच्चों को आता होगा आंसर होना। ये बताने कौन सा हेड चल रहा है? वेरी गुड। टोटल पांचवा हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? दो होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं मतलब ठीक है, मैं कुछ चेक कर रहा था। एनीवेज मोनीश जी, एक बार क्या आप मुझे बताएंगे कि जो गिफ्ट्स होते हैं वो कितने अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होते? मैं पूछ लूंगा एक बार, जिन बच्चे से पूछो ना मेरे को थोड़ा। 5,000। और अगर कैश गिफ्ट है तो हम कर रहे हैं ना, जो कैश गिफ्ट है वो फुली टैक्स। और अगर 6500 की वॉच है तो ये बोलने के लिए नहीं है, ये तो आता था मुझे। ये भूल गई है। बेटे जिससे पूछो जिसे वो उसको देना दो बेटे आंसर प्लीज बेटे। चलिए अब मैं कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज। आपको एक बार समराइज में बताया तो हम लोग का इनकम अंडर द हेड सैलरी चल रहा था। सैलरी के अंदर मेजरली 3 कंपोनेंट थे। सबसे पहला अलाउंस, देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड देन परक्विजिट्स। अलाउंसेस थे, कैश में बेनिफिट दिए जा रहे थे और अलाउंस की काफी कैटेगरी देखी थी, फोकस से सुनते रहिए। सबसे पहले हमने देखा था ऑफिशियल अलाउंस, देन पर्सनल अलाउंस, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, exempt allowance and other allowances. Exempt given to employees working in transport system को exemption मिलेगी, बस एक कंडीशन होती थी, you should not be in receipt of daily allowance। और क्या लिमिट थी बेटे वहां पे? 70% या फिर 70% of such allowance और 10,000 per month whichever is less। फिर हमने रिटायरमेंट बेनिफिट करे थे। रिटायरमेंट बेनिफिट टोटल कितने थे? 5। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिबर्टी थी और वो सारी कहानी। देन ग्रेचुइटी के बाद हमने करा था पेंशन। अगर आपको गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट हो जाता था कम्यूटेड वाला, और अगर नॉन गवर्नमेंट हो तो या तो 1/3 या फिर 1/2। सारी बातें है ना, मैं अंदर नहीं जा रहा बच्चे। उसके बाद हमने करा था लीव सैलरी, लिमिट बता दो बस। 25 लाख लाइफ टाइम। वीआरएस की 5 लाख और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 5। हमने सारे रिटायरमेंट बेनिफिट करे थे, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। देन वी स्टार्टेड विद परक्विजिट। परक्विजिट जो होता है काइंड में होता है बच्चे। हम लोगों ने सबसे पहले परक्विजिट करा था गिफ्ट्स, देन उसके बाद फ्री फूड,
टी स्नैक्स एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, देन उसके बाद यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, इंटरेस्ट फ्री लोन, और कोई जरूरत? आइए नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे सर, हैं एक बार- मेडिकल बेनिफिट्स। हाँ जी, इंटरेस्ट फ्री लोन का जो सेकंड आपने बताया, जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन टैक्स सेकंड केस मतलब वो जो जहाँ पे नहीं लगता। रिइंबर्समेंट वाला केस था। तो एक बार मैं बोल दूं, जो इंश्योरेंस वाला था, बच्चे एक बात बताओ, अगर मेडिकल पर्पस के लिए एम्प्लॉयर से लोन लिए तो क्या कोई वर्किंग स्टार्ट होगी? नहीं। बच्चे प्लीज बात मत करो, ठीक है ना? तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा आप सोच के देखना, काफी इंपॉर्टेंट बातें आप मिस कर जाओगे। तो बेसिकली मेडिकल पर्पस के लिए अगर लोन लिया है तो वो वर्किंग स्टार्ट ही नहीं होगी, चाहे लोन ले रखा है। लेकिन अगर वो बंदा इंश्योर्ड है और अगर उसको इंश्योरेंस से पैसा मिल गया तो वट इज द राइट थिंग कि वो सारा पैसा अपने एम्प्लॉयर को दे दे, और अगर उसने नहीं दिया तो वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी ने 15 जुलाई को आपके पैसा दे दिया 5 लाख रुपए, तो जुलाई एंड को 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग दिखने लग जाए। यही था ना बच्चे? चलिए अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं मेडिकल बेनिफिट्स। अरे छोड़ ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फैन स्लो करा हुआ। क्या है, ठीक, स्टार्ट तो करने दो मुझे, वो अपने आप करते रहो जो करना है उधर, ठीक है? मेरी बात समझिएगा। एक हमने करा था मेडिकल अलाउंस, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। मेडिकल अलाउंस, दिस इज नॉट अलाउंस, दिस इज मेडिकल बेनिफिट। और बेटे मेरे हिसाब से आप थक जाओगे तो आप सुनते रहिएगा, ठीक है? आज मेरे को 2 परक्विजिट कराने, आराम से सिर्फ सुनते जाइएगा। लिखना आप घर पे लिख लोगे। यही पर है। बेटे मेरे को अभी चिंता है बेटे, आपसे बच्चे थक जाओगे बेटे। सर, तो आप एक ही पक यूज करो। ठीक है, चलिए एक बार अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। सर क्या ऐसा होता होगा कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को, सपोज करो अगर एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई, तो अगर एम्प्लॉय को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो जो हॉस्पिटल का बिल है वो कौन पे कर रहा है? क्या ये बेनिफिट है या नहीं है? एंड दिस इज नॉट एन अलाउंस। अलाउंस होता है मैं हर महीना आपको 5,000 महीने रुपए दे रहा हूँ, ये अलाउंस नहीं है। ये बेसिकली ये है कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और इन केस एनीथिंग हैपेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ भी होगा, तो वो क्या होगा बेटे, कौन उसका खर्चा उठा रहा है? तो आप मुझे बताइए, अगर एम्प्लॉयर ने 8 लाख रुपए का एक बिल जो एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट पे था अगर वो करा है, क्या ये बेनिफिट है या नहीं? बेनिफिट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? एम्प्लॉयज के बहुत सारे बिल्स होते हैं मेडिकल के, उधर अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। क्या लग रहा है आपको, टैक्सेबल है नॉट टैक्सेबल? आपका मन कर रहा है टैक्सेबल, लेकिन मैं आपको बता दूं नॉट टैक्स। सरकार कह रही है अगर एम्प्लॉई का कोई भी मेडिकल खर्चा हो रहा है और अगर एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स या कोई भी खर्चा करता है तो वो एग्जेम हो जाता। अब लोगों ने इसको मिस यूटिलाइज करना, लोगों ने क्या करा, लोग एक छोटे से हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि मेरे को ना ऐसा दिखाना है कि मेरा ऑपरेशन, मैं ठीक हूँ पूरा, लेकिन आपने क्या दिखाना है कि हार्ट का ऑपरेशन। हॉस्पिटल वाला कह रहा है कि आप जब एडमिट ही नहीं होगे तो बिल कैसे दिखाएंगे? उसने कहा आप ना 5 लाख का बिल बना दो और मैं आपको 50,000 कैश कहना चाह रहा हूँ, फर्जी बिल। क्योंकि मैंने अपनी कंपनी को बोला देखो सर आप मुझे सैलरी दोगे तो वो तो टैक्सेबल होता है, मैं आपको मेडिकल का बिल दूंगा जिसमें मेरा 5 लाख का खर्चा है, ये हॉस्पिटल है, तो उससे क्या होगा, ये जो 5 लाख जब आप मेरे अकाउंट में डालोगे तो मैं तो इसको रिम्बर्समेंट के तौर पे दिखाऊंगा। रिम्बर्समेंट मतलब कि मेरा तो खर्चा हुआ था मेडिकल का, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्योंकि मैंने आपको यही बोला है ना कि एम्प्लॉयर अभी मेरे एग्जाम्पल में अगर 5 लाख रुपए का बिल पे करेगा तो क्या वो टैक्सेबल हो रहा है? नहीं। आप मुझे बताइए, क्या ये प्लानिंग चल नहीं सकती? इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी बच्चे कि एक्चुअल में आपका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं?
क्या गवर्नमेंट इस लेवल पर चेकिंग कर सकती है? मान लो किसी इंसान का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट पता है? तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बुला के उसका चेक करेगा कि रॉड लगी है स्क्रू ड्राइवर है, सब कुछ लगता है उसके? तो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली सरकार ने बोला हम बताएंगे, सरकार ने बोला इस हॉस्पिटल पे ही डाउट आ गया, तो बेसिकली सरकार ने बोला हम बताएंगे कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने पे एक्सेप्ट। अगर वो आपका हॉस्पिटल लिस्ट में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? लॉजिक क्लियर है पहले आपको? अब ये देखते हैं। अब आप मुझे बताइए सर, एक एम्प्लॉय है अगर बच्चे, तो या तो उसका ट्रीटमेंट इंडिया में होगा या फिर आउटसाइड इंडिया। ओके, क्या एम्प्लॉय को बाहर भी भेज दिया जाता है? जाओ अपना ट्रीटमेंट करा, हो सकता है। तो पहले मैं ट्रीटमेंट इन इंडिया की बात करूं, और अब देखिएगा फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब सर दो बातें हो सकती है, हॉस्पिटल का बिल सीधा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, और दूसरी बात क्या हो सकती है, पहले एम्प्लॉय तो पे कर दे फिर मैं पे कर दूंगा, वॉट एवर बी द केस, ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। और ना ही सिर्फ एम्प्लॉय बल्कि उसके फैमिली। जैसे मैं आप सब बच्चों से पूछता हूँ, आप सभी बच्चे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आपने सुना एक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है दैट इफ द एनी पर्सन गेट्स एडमिटेड, उसको कोई भी इशू है, 4-5 लाख का खर्चा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो कोई बच्चा ऐसा जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया? फैमिली इंश्योरेंस से बोले आपके फादर की है, और भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की होगी, लाइफ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं लिए कल मैं फॉर्म्स लेकर, ठीक है? कितने बच्चों ने लाइफ इंश्योरेंस ली? आपने ली, ओम जी ने ली, वेरी गुड। इधर आपने ली 3, गुड गुड। बाकी बच्चों को सीखना चाहिए बच्चों, वो तो ले चुके हैं, they are not potential customers। जिन्होंने नहीं ली है, मैं क्यों नहीं लेता, मेरी मदर इन लॉ एजेंट है, ये भी सुबह एक मैसेज आया मेरी 10 LIC है। मुझे डर लगता है कि ये ना लगे कि जिंदा रहने में फायदा है क्या, इसलिए घर पे क्यों बात की खाना मैम से नहीं। हाँ, LIC का फायदा कुछ नहीं है, पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ मदर इन लॉ बट फायदा तो है बच्चों, एक पॉलिसी तो होनी चाहिए। फायदा एक पॉलिसी होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी। आजकल देखो कोविड आ गया है ना, कोविड तो एकदम पता नहीं लगता। अभी आजकल अब जैसे वॉर हो जाती है, कुछ है, ठीक है, तो मतलब अभी जैसे डायरेक्ट वॉर चल रही है, पता है कि एकदम से ट्रेड वॉर कब कन्वर्ट हो जाए एक्चुअल वॉर, तो LIC होगी तो फायदा मिलेगा। ठीक है, तो गलत बोल, LIC नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल LIC आलोगी, आपको तो लेनी थी, मेरे को कोई कमीशन नहीं है, पर मैं वैसे कह रहा हूँ एक LIC हुए तो सही रहा। मुद्दे की बात ये हो, मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा, बताइए क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस इज डिफरेंट, LIC इज डिफरेंट। हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, हार्ट ऑपरेशन, तो क्योंकि जैसे क्या होता है जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, प्रैक्टिकली समझिए, तो आप जब एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें वो एम्प्लॉय को भी कंपनी कहती है तुम्हें कुछ हुआ तो कंपनी की जिम्मेवारी, प्लस उस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स, तो मैं EY के अंडर ऑलरेडी कवर हूँ। तो एक रीजन तो ये है कि मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा।
ये मेरी मदर लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, LIC करती है तो इसलिए मैंने करवा रखी है, पर हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कराती। पर अब ये समझिए, जब आप कल को जॉब करेंगे, मैं आपको और प्रैक्टिकली बताता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपने अपना नाम भी लिख दिया, अपनी फैमिली का नाम भी लिख दिया, लेट सपोज, और अगर किसी का भी कोई भी ऑपरेशन हुआ तो पैसे कौन देगा? पैसे कौन देगा? खुद नहीं दे रहे आप, मान लो, कौन देगा? लॉयर एम्प्लॉयर। आप गलत सोच रहे, एम्प्लॉयर आपकी सबकी इंश्योरेंस करवाता है, एम्प्लॉयर के पास की नहीं है ये करना। पता लगे 25 एम्प्लॉय एडमिट हो गए, मेरी लिक्विडिटी हिल जाएगी, मैं आप सबकी इंश्योरेंस करा दूंगा, साल का 50,000 प्रीमियम दे दूंगा मैं आपके अगेंस्ट। आप समझ रहे हो? सोच के देखो बेटे, कब आप सपोज करिए कंपनी के सभी एम्प्लॉयज, ठीक है, तो आप सबने आज ज्वाइन करा, तो आई एम नॉट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हाँ, मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एक अच्छी कंपनी में मैं 50,000 पे, तो क्या ये भी बेनिफिट नहीं है? वो तो देखना पड़ेगा भाई, पर ये तो कंपनी की मर्जी है, वो खुद दे या इंश्योरेंस करे। मुद्दे की बात पर आप, या तो आपका ट्रीटमेंट इंडिया में होगा या तो आउटसाइड इंडिया होगा। आपको क्या लग रहा है, अगर एक एम्प्लॉय एडमिट हुआ, खुद ही अपना खर्चा करा, तो मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पे, तो क्या बात का बेनिफिट? बेनिफिट तो तब है जब खर्चा किसने करा, आपकी कंपनी ने। और यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे जो जो नाम आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? हाँ जी, अरे वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, मैं उसमें क्या घुसूंगा? कौन सा खर्चा है, स्टंट कौन सा डला है, नी रिप्लेसमेंट के अंदर क्या बोले, वो सब तो थोड़ा ना जाना। फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर इज टैक्स फ्री। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, कौन कौन सी चीजें क्या हो जाएंगी? टैक्स। अगर आपका इस कैटेगरी में नहीं आया, इट इज टैक्स। क्लियर है जी? सबसे पहला, any expense incurred by employer in any hospital maintained by employer। okay, मैक्स हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को अगर जरूरत होगी तो कहाँ ट्रीटमेंट कराएगा? मैक्स में ही कराएगा। मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, अपोलो, वेदांता, व्हाटएवर, कोई भी हो, एम्स, व्हाटएवर, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो खुद ही हॉस्पिटल है और वो खुद ही आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल, सबसे पहला पॉइंट, कोई भी एक्सपेंस अगर आप हॉस्पिटल के ही एम्प्लॉय हैं तो सारा का सारा क्या हो जाएगा बच्चे? टैक्स। कितने लोग बोल रुकूंगा और नहीं रुक सकते, अपने हॉस्पिटल में है तो वो चीज, अगर आप बना गए तो ले लीजिएगा बेनिफिट। मुझे बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट, एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्जी बिलिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और एनी, ऑन एनी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय प्लस फैमिली। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने ऊपर वाले केस में कोई डिसीज का नाम लिख के दिया कि यही डिसीज होगा तो ही टैक्स फ्री हो रहा है? तो कह सकता हूं यहाँ पे एनी ट्रीटमेंट बोल सकता हूं, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले में भी एनी ट्रीटमेंट। और आप मुझे बताइए, आप लॉजिक पकड़िए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है जी, वहां थोड़ा फर्जी बन जाएगा। मान लो आप रिलायंस में काम करते हो और आपका ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट को इस चीज पे डाउट करना चाहिए कि कहीं फर्जी बिल तो नहीं? तो इट इज लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इन एनी हॉस्पिटल दैट इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स। सारे हॉस्पिटल को अप्रूवल नहीं दूंगा मैं, इनकम टैक्स के पास पावर है कि जहां जहां सही चलता है उनको पता है, उसी को ही अप्रूव्ड बोलेंगे। आप मुझे बताइए, फोर्टिस, अपोलो, ये सब अप्रूव्ड होंगे नहीं होंगे? लेकिन हो सकता है छोटे मोटे जो नर्सिंग होम और ये सब है, हो सकता है वो अप्रूव ना हो। आपको लग रहा हो कि आपका फैमिली डॉक्टर ने एक नर्सिंग होम खोला हुआ है, वहीं पे एक सर्जरी होगी छोटी सी 2-4 लाख की, आपकी कंपनी पैसा दे रही है, यू हैव टू सी वेदर दैट्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल और नॉट, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अदर लाइसेंसेस, फॉर इनकम टैक्स पर। हो सकता है इनकम टैक्स की लिस्ट में वाइनर। तो जो थर्ड पॉइंट है, एनी हॉस्पिटल दैट इज अप्रूव्ड बाय, एंड द नेक्स्ट थिंग इज फॉर स्पेसिफाइड
स्पेसिफाइड डिसीज में क्या आएगा हमने उसके अंदर नहीं जाना, बट हाई लेवल डिसीजेज आते हैं, न्यूरोलॉजिकल, कैंसर एंड ये सारी जो डिसीजेज हुई, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से वो हमने नहीं जाना, बस आपको ये ध्यान रखना है रूल 3A के अंदर स्पेसिफाइड ये डिसीजेस का नाम स्पेसिफाइड, ठीक है बच्चे। तो अब आप मुझे बताइए, एक आखिरी पॉइंट बोल देता हूँ फिर एनालिसिस करूंगा। एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने अभी अभी आपसे बात करी थी कि मैं कवर्ड हूँ ईवाई के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कंपनी कह रही है मैं खर्चा नहीं करने वाली, इंश्योरेंस करा दी है मैंने, तो आपके अगेंस्ट 50,000 रुपये की इंश्योरेंस करा रखी है, बेनिफिट कितने का फ्लो हो रहा है, 50,000 का, टैक्स वाला टैक्स फ्री, टैक्स फ्री में लिखा है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करती है, सीधी सी बात है, सरकार ये कह रही है हर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल इससे हेल्थ और बिजनेस को भी बूम मिलता। तो बेसिकली इफ आई एम पेइंग, आई एम सेइंग 5 लाख ऑफ इंश्योरेंस फॉर यू, 5 लाख का इंश्योरेंस साल का दे रहा हूं एम्प्लॉय का, एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका 5 लाख प्रीमियम दे रहा हूं आपके ब्याह, टैक्सेबल है, टैक्स फ्री। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी रिसेंटली जुड़ा था कोविड के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, क्या ऑथराइज क्या नॉन ऑथराइज, जहाँ पे जो बेड मिल रहा था, जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें चल रही थी, सरकार ने बोल दिया था अगर कोविड रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कोविड पॉजिटिव है, आपको उसके बिल्स दिखाने पड़ेंगे, तो आपके एम्प्लॉयर ने अगर उसका पैसा दिया तो क्या हो जाएगा बच्चे, मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तो? हाँ जी, वो नोटिफाई फर्दर होगा पर उसके अंदर नहीं जाना, बट यस उसके ऊपर कोई ऐसी बात। क्लियर है बच्चे, टोटल पॉइंट्स हमने कितने करे, 5। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे आंसर दीजिएगा, एक एम्प्लॉई हो फोर्टिस में जॉब करता है और उसका 5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। एक एम्प्लॉई है रिलायंस में जॉब करता है, रिलायंस में, और उसका ऑपरेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एग्जेम्प्ट। एक एम्प्लॉई है रिलायंस में काम करता है और एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, ऑथराइज्ड है, ऑथराइज का मतलब वो इनकम टैक्स ने, स्पेसिफाइड डिसीज नहीं है, टैक्स हो जाएगा जी, क्योंकि वो स्पेसिफाइड वाला रिलायंस का एम्प्लॉई है, स्पेसिफाइड डिसीज है, कमिश्नर ने पर ऑथराइज्ड हॉस्पिटल नहीं बोल रहा, टैक्सेबल। ले दे के बात इतनी सी है, हॉस्पिटल अप्रूव्ड होना चाहिए आप, और दूसरा स्पेसिफाइड डिसीज, गवर्नमेंट में जो मर्जी ट्रीटमेंट चल जाए, आपकी अपनी कंपनी में जो मर्जी ट्रीटमेंट चल जाए, पर इनकम टैक्स जो ऑथराइज करेगा और विद स्पेसिफाइड डिसीज। क्लियर है बच्चे, हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ्री और कोविड का भी टैक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी गुड। आई सिर्फ पैकेज में होता है, मान लिया आपका 12 लाख का पैकेज है तो 1150 में तेरे को बैंक में दे दूंगा, पैकेज ऐसी हो 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस, तूने कहा पैसे पैसे दो ना, तेरे पैकेज एक कॉस्ट होती है कुर्सी की पोजीशन, तो तेरे लिए टैक्स में 1150। बताइए क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट सर, क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है, सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है उसका ट्रीटमेंट इंडिया में ना हो बल्कि बाहर हो सकता है? तो आपके हिसाब से बताइए जो पेशेंट है मेजरली क्या खर्चे होंगे उस पेशेंट, कहने से सबसे पहला तो जो मेन जिसके लिए जा रहे हैं दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट, और कुछ खर्चा, एग्जैक्टली फ्लाइट का खर्चा, दैट इज ट्रैवल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस भी होगा ना, और कौन सा खर्चा बच्चे, डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं। तो जब भी एक इंसान आउटसाइड इंडिया जाएगा तो मेजरली तो ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, और रहने का भी कुछ दिन हो सकता है, वैसे तो हॉस्पिटल का भी खर्चा है वो, ठीक है, तो स्टे अब्रॉड हो सकता है कि वो तो खुद ही कोई वार्ड मिलेगा या रूम मिलेगा, एंड नेक्स्ट इज ट्रैवल अगर फ्लाइट से जा रहा है। अब आप मुझे बताइए ये जो एम्प्लॉय है ये अकेला जाएगा या ये बोलेगा कि मैं तो जा रहा हूँ बाहर इलाज कराने, किसी और को कराने, तो आइए, क्या लग रहा है? लेके जाएगा, घर वालों के साथ जाएगा, बेनिफिट उठाना, हाँ क्या उठाना है, बेनिफिट। तो मतलब ऐसा होगा कि
साथ में कोई अटेंडेंट जाएगा या एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया खुद ही चला जाएगा? सर मतलब ऑब्वियसली बीमार है, ऑब्वियसली एक बंदा जाएगा, हो सकता है वो उसको भी ले जाए। तो एम्प्लॉय का तो ट्रीटमेंट हो ही रहा है, तो उसके साथ जो अटेंडेंट है वो भी अपना बीपी शुगर सब चेक कर सकते हैं। अगर बाहर तो आई तो आपको क्या लग रहा है उसका बेनिफिट मिल जाएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ पेशेंट का मिलेगा जी, ऐसे नहीं है सर मेरे साथ एक और जा रहा है वो भी अपना चेक करा ले। नीचे क्या है? अभी रुक जाओ ना, मुझे बताइए मेडिकल ट्रीटमेंट क्लियर है? अब आप सेकंड समझिए, रहने का खर्चा, रहने का खर्चा एम्प्लॉय का खुद का, और अगर वो रह लिया और कोई चार्जेस नहीं है तो बात ही नहीं होगी, बट अगर चार्जेस है तो भी मिल जाएंगे। नहीं आप पूरी फैमिली को ले जाओ, ऐसे नहीं हो, आप ले जा सकते हैं, आपकी कंपनी पैसा भी दे सकती है, इनकम टैक्स बेनिफिट। आप समझे, मैं तो इनकम टैक्स, मैं कोई कंपनी के रूल्स छोड़ दूंगा, ठीक है। और आप मुझे बताइए ट्रैवल का भी खर्चा, एक तो पेशेंट का प्लस, कहने का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट तो एक बंदे का, स्टे अब्रॉड और ट्रैवल दोनों। यहाँ तक क्लियर है? अब आप समझिएगा, सपोज करो कि मेडिकल का खर्चा कितने का हुआ, 50 लाख, तो कितना टैक्स फ्री हो जाए? तो बेसिकली इस केस में ना बच्चे, हमें एज पर द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्जाम में लिमिट दी हुई हो, सबसे पहले दिया होगा एम्प्लॉयर ने 50 लाख का खर्चा करा और आरबीआई की लिमिट 35 लाख से, लेट्स सपोज लिमिट 10 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे बताइए टैक्सेबल कितना हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये बनो। अब मैं हाँ जी, डिपेंड करता है ऑन योर डेजिग्नेशन, ऑन योर पोजीशन, ये तो उस चीज़ का उस टाइम पे डॉलर्स और उसका क्या चल रहा है, तो आरबीआई के रूल्स, उसमें कुछ नहीं कर सकते। किस डिसीज के लिए, किस लिए जा रहे हो, आपका उस कंट्री से क्या रिलेशन है, आप उधर कितने, किस डिसीज के लिए प्रमोट कर रहे हो कि तुम लोग बाहर ही जाओ, हो बहुत सारे मैटर होते हैं भाई, देखने पड़े, ठीक है। स्टे अब्रॉड में बच्चे आप देखेंगे मैंने दोनों में ही लिखा हुआ है कि इन दोनों के केस में क्या चीज है, एज पर द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। सर जी स्टे अब्रॉड का खर्चा मान लो हो गया टोटल 20 लाख, आरबीआई की लिमिट कितनी है, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? दोनों, कोई दिक्कत? लास्ट एक्सपेंस ट्रैवल एक्सपेंस, यानी कि आप फ्लाइट से जा रहे हैं, पेशेंट का भी खर्चा और साथ में अटेंडेंट का भी, entire travel expense incurred by the employer will be okay. कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, मैं भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। क्या फायदा मतलब इसमें? नहीं नहीं मैम, ले नहीं 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 नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, रिकवरी की कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ा होता है रिकवरी, नहीं थोड़ा रिकवरी की बात थोड़ा ना हो रही है यहाँ। चलिए मेरी बात समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ सारा का सारा ट्रैवल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। वैसे कंडीशन है, इन द ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई does not exceed। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, दो इंसान बाहर ट्रैवल कर रहा है, बड़ा इंसान हो, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहा सर बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, है, अगर एम्प्लॉय छोटा होगा ना तो महीना कमाता है, बेटे इतनी भी आपस में बातें मत करो कि बच्चों का नहीं पता, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, ठीक है। वो जो डिस्कशन है ना, आप जैसे मैं तो इधर ही हूँ,
है ना। हाँ क्लास के बाद मैं अब क्या बताऊं, मतलब मैं खुद भूल गया मैं क्या बताना था। ठीक है, वो क्लास के बाद डिस्कस करो, अटक गए तो कोई बात नहीं, ये भी तो मिस ही हो रहा है ना। ठीक है, तो आपस में उतनी बातें करो कि मतलब अच्छा लगे, खराब ना लगे। मतलब हमें अच्छी लगी। हर चीज में आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ट्रैवल का सारा एग्जाम हो जाएगा अगर जीटीआई आपके हिसाब से कितनी फिक्स होनी चाहिए? 20 लाख एटलीस्ट, एग्जैक्टली कितना है वैसे तुम्हारे हिसाब से? लॉजिकली अगर आप गवर्नमेंट की जगह होते, ठीक है, तो एग्जेम्पशन की बात चल रही है, क्या रखते हैं? 50 लाख, क्योंकि सर एक बड़ा एम्प्लॉय 20 लाख बोला मैडम ने, आपने 50 लाख बोला। फायदा उठाओ। सरकार ने लिमिट रखी है बेटे 2 लाख रुपए पर annum। 2 लाख पर एनम मतलब नॉट इवन 20,000 पर मंथ, और वो भी बेटे सैलरी की बात नहीं, जीटीआई। आप मुझे बताइए कोई इंसान एग्जेम्पशन क्लेम कर पाए? क्या फायदा है इस पॉइंट, क्या फायदा है इस पॉइंट? तो आप मुझे बताइए, ले दे के बाद इतनी है, ले दे के बाद इतनी है कि अब जब आप ये वाला पॉइंट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो ट्रैवल के टाइम पर आपको उस बंदे की जीटीआई निकालनी पड़ेगी। मान लो कंपनी ने ट्रैवल पे खर्चा करा 8 लाख का, अब ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, किस पे डिपेंड करता है? उसकी जीटीआई पे। अगर उसकी जीटीआई अप टू 2 लाख है तो 8 लाख का 8 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर जीटीआई एक्सीड हो गई तो टैक्सेबल होगी। और जब मैं जीटीआई बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिए, जीटीआई के अंदर सैलरी नहीं आ रहा, तो सैलरी के अंदर अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट निकल चुके हैं, परक्विजिट्स भी निकल चुके हैं, मेडिकल वाला भी, ये भी निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ जीटीआई अदर देन डू दैट। जीटीआई के अंदर सब आ रहा है ना, बस जब तू कंप्यूट कर रहा होगा, तू ऊपर के पॉइंट कंप्यूट कर चुका है, मान ले 15 लाख आ गया, ये मान ले यहाँ पे 1 लाख आ रहा है टैक्स, मान ले ये 10,000 टैक्स वाला, तो ये तो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ गया ना आपके, तो इसको भी तो काउंट कर लूंगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब इतना बच्चे प्लीज एक बार इधर देखिएगा प्लीज। टैक्सेबल ही होगा वो नहीं, किसी की 20,000 हो गई लिमिट तो हो गया, खत्म हो गया। ध्यान से सुनिए, इफ जीटीआई एक्सीड्स 2 लाख, the entire amount of traveling expense will be, कोई दिक्कत? ब्रो जीटीआई के अंदर सब आता, तो सिर्फ ट्रैवल नहीं आएगा क्योंकि वही तो निकाल रहा है ट्रैवल से पहले स्टे अब्रॉड किया। फिर से बोलिए एक बार, उसी के लिए देख। और 10 लाख किस चीज के लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। पैसे कितने मिले? 10 लाख। तो इसका मतलब तेरा 5 लाख की जीटीआई तो हो चुकी है ना, टैक्सेबल है ना 5 लाख तो जब तू जीटीआई निकाल रहा है तो 5 लाख ले लेगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, आपका डाउट थोड़ा इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आएगा सामने। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ बच्चे, ये जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं ये किधर ट्रीटमेंट हो रहा है? एंड हॉस्पिटल इंक्लूड्स नर्सिंग होम क्लिनिक्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैं जस्ट, अगर कोई नर्सिंग होम है प्रोवाइडेड वो अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिनिक्स है। और आप देखेंगे बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिल्ली सरकार ने लिया था, आम आदमी पार्टी, मोहल्ला क्लिनिक भी था, A1 कैटेगरी के ट्रीटमेंट होते थे बेटा। नहीं, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे ट्रीटमेंट। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे नर्सिंग होम, मोहल्ला क्लिनिक, बीजेपी का भी है कोई? अभी कुछ नहीं, काम वाम नहीं कर रहे थे लग रहा है बेटे,
ठीक है। एनीवेज बिल्कुल, तो वो भाई एग्जाम के लिए है बस, बाकी तो और कुछ नहीं मिल रहा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है बच्चे, एक टाइम था जब हर कंपनी में, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर अगर आप जो रिलेट करेंगे कि सर मेडिकल ट्रीटमेंट तो ठीक है सर, कुछ कुछ लोगों का होता है, पर क्या मैं कह सकता हूँ हर इंसान साल में एक दो बार वायरल हो, और वायरल में आप टैबलेट्स और डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या वो भी टैक्स फ्री हो रहा है क्या? इस कैटेगरी में ऊपर की कैटेगरी है हर एप्लीकेशन, क्योंकि अगर वो ऑथराइज्ड होगा तो वो प्रिस्क्राइब डिसीज नहीं होगा। लेकिन आपको पता है पहले सरकार एक बेनिफिट देती थी, कितने रुपए का, 15,000 की। अगर आप दवाइयों का बिल भी सबमिट कर दें कि आपने केमिस्ट पे जाके पैरासिटामोल, एलिग्रा, डीको, वो अगर आप वो बिल सबमिट कर दें, बिल सबमिट करना पड़ेगा किसको? अपनी कंपनी को। तो तुमको क्या करना होता था, 15,000 का बिल सबमिट करना होता था, और कंपनी आपको 15,000 देती थी, और वो क्या हो जाता था, टैक्स। वो बोलोगे सर सैलरी में कैसे डलेगा? आप मुझे बताओ, अगर मैं साल का 15,000 दे रहा हूँ तो महीने का कितना होता है? तो एम्प्लॉइज के सैलरी स्ट्रक्चर में 1250 मेडिकल परक्विजिट मिलता एवरी मंथ। सैलरी 50,000, उसके अंदर 1250 किस चीज का पैसा मिल रहा है? मेडिकल परक्विजिट। इन रिटर्न आपको बस क्या करना पड़ेगा, एविडेंस सबमिट करने पड़ेगा। और आप मुझे बताइए क्या ये एविडेंस सबमिट करने मुश्किल थे? तो हर एम्प्लॉय लेता था। मैं एक कंपनी में जब जॉब कर रहा था, तुम लोग को ये देखना होता था इनवॉइसेस, मतलब उन्होंने क्या बिल सबमिट करे और क्या है। तो लोग बेटे कोई भी बिल सबमिट करे, कोई भी बिल का मतलब टूथपेस्ट खरीद रहे, कह रहे दवाई। मेडिकल से एग्जैक्टली हाँ, मतलब टूथपेस्ट हो गया, शेविंग क्रीम होगी, जिलेट एंड एवरीथिंग, परफ्यूम खरीद रहे हैं, बिल में डाला हो। इसमें तो एग्जैक्टली तो ये मतलब आपको प्रैक्टिकली बता, ये बिल इनकम टैक्स के बाद थोड़ा ना, लोग की परसेप्शन के केमिस्ट पे जाके जो खरीदा भाई साहब वो बाहर तो कैंसिल करना, क्योंकि कल को अगर इनकम टैक्स ने हमसे मांग लिया दिखाओ जरा बिल, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता परफ्यूम की रिम्बर्समेंट करके मेडिकल एक्सपेंडिचर का पेमेंट। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज का होता था, जैसे मेडिकल चीजें हो गई, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, कितने रुपए तक टैक्स फ्री होता ही होता था हर एम्प्लॉय को, ये सरकार ने अगर आपको गलती से कहीं पे दिख जाए तो अब ये नहीं है 15,000, बहुत टाइम हो गया इसको बंद हुए, 3-4 साल हो गए। ये गवर्नमेंट बीजेपी थी बेटे उस टाइम, तो बीजेपी ने बेनिफिट बंद कर दिया। दिल्ली के हैं, बहुत जल्द होगा, सेंटर में भी आएंगे तो ये वापस आ जाएगी बहुत। पंजाब भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटे, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है ना तो फिर वो आगे बढ़ने के लिए 10 कदम लेता है। एक स्ट्रीट से पीछे हो रहा है 15 अरे वो बूढ़ा शेर है, पहले से पेड़ में कमर तो हाँ आगे इसके बाद नहीं नहीं ऐसा नहीं, बाहर खुल जाएंगे बेटे। पंजाब चलेगा शेर अफसर नहीं आएगा। अभी ना छोटे बच्चों आप पहचाने नहीं है। फिर वो शेर सर्कस का था ना, क्योंकि नहीं नहीं ऋषि भाई, फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा देख लीजिए जरा। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ऑफ द एम्प्लॉय डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। हाँ जी, नहीं कोई लिमिट नहीं है, इतने भी ठीक है। मुझे बताइए फैमिली क्लियर है आपको? तो ये सारा का सारा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर अगले उस पर जाऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराएंगे।
मेडिकल ट्रीटमेंट में या तो ट्रीटमेंट इन इंडिया होगा या आउटसाइड इंडिया होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट के अंदर बात खत्म हो गया। तो ट्रीटमेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया? इन इंडिया के अंदर बेटे बात मतलब है। मैं पता 2 मिनट में आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जब मैं बोलता हूँ तो बच्चों को एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ? लेकिन आप बातें कर लीजिए। हाँ? तो ऐसे मत करो, ठीक है। आइए, या तो ट्रीटमेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया के अंदर टोटल कितने पॉइंट थे? 5। सबसे पहला, अपनी ही कंपनी में अगर ट्रीटमेंट कराया तो एग्जाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनी ट्रीटमेंट एग्जाम, notified hospitals notified by income tax with a prescribed disease exam, then health insurance and then covid expense। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में 3 कैटेगरी के खर्चे, मेडिकल सिर्फ एम्प्लॉय का या पेशेंट का, स्टे पेशेंट प्लस अटेंडेंट, ट्रैवल पेशेंट प्लस अटेंडेंट। मेडिकल के अंदर जो लिमिट होगी, एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, स्टे अब्रॉड एग्जेम्प्ट टू द लिमिट ऑफ आरबीआई, travel entirely exempt if the GTI is up to 2 lakh rupees per annum। फैमिली के अंदर स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर हु आर मेनली भाई ये ब्रॉडर लेवल पे बात है, हम लोग का वो एनालिसिस पार्ट नहीं है। व्हेन यू रीच इनटू द मिनिस्ट्रीज यू कैन क्वेश्चन दिस। बाहर का पैसा है, डॉलर में जा रहा है, क्या करना है उसमें तो हम जा ही नहीं सकते ब्रो। हाँ जी, हमने बातें कर ली थी। OnePlus में वो मेंशन है स्पेसिफाई, मेंशन्ड है ब्रो। और अगर वहाँ पे 3 बंदे तो 2 पे 3 नहीं होंगे, दो का ही होगा। कहीं क्लियर है बच्चे? आओ बेटे आओ, यार आप थक जाओगे यार प्लीज। नोट करेंगे, मैं टाइम दूंगा तो। चलिए प्लीज। हाँ जी, आइए। आपको ध्यान है हमने अलाउंस में एचआरए करा था। एचआरए के अंदर होता है एक एम्प्लॉय अगर किराए पे रह रहा है तो उसको कुछ पैसा मिल रहा है। मैं अब आपके साथ एचआरए की बात नहीं कर रहा, आरएफए की बात कर रहा हूँ। आरएफए होता है आपकी ज्वाइनिंग हुई, आपको कंपनी ने बोला हमारे अपार्टमेंट से वहां पे रहिए। आपने बोला किराया, मैंने कहा कोई किराया नहीं, मुझे बताइए बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल है। क्या होगा बेनिफिट आपके हिसाब से? जो वहां का किराया है। समझ रहे हो? तो बेसिकली कई चीजें देखनी है इसमें। आइए ध्यान से देखिएगा, कई पॉइंट्स आएंगे बच्चों। तो आरएफए स्टैंड्स फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी देता है रहने के लिए, ऑब्वियसली पर्सनल पर्पस के लिए, देन इज इट अ बेनिफिट? आंसर, तो मुद्दे की बात ये है तो हमें बेनिफिट को निकालना है, और वो बेनिफिट क्या हो जाएगा बेटे? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है साहब? तो आरएफए या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाएगा, आरएफए या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाएगा या फिर नॉन गवर्नमेंट। ध्यान से देखिएगा, और आपको ये पता होगा, सोच के देखिए प्रैक्टिकली। मान लीजिए आपकी जॉब लगी है और आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, तो उसमें सारा सामान पहले से लगा होगा, एसी टीवी फ्रिज, डिपेंड करता है। हो सकता है वो अपार्टमेंट खाली हो, आपने कंपनी को बोला कि ये तो खाली है, उसने कहा हाँ तो घर दे दिया, सामान तो खुद भर लो। तो हो सकता है वो अनफर्निश्ड हो, क्या हो सकता है सामान भी लगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सामान लगा है ना तो मैं मूवेबल एसेट का प्रोविजन भी लगा दूंगा। आप समझ रहे? कहने का मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर आ रहा हूँ, या तो घर होगा अनफर्निश या फिर होगा, अगर तो अनफर्निश्ड है तो कीवर्ड है बच्चे, दैट इज लाइसेंस फीस will be taxable in the hands of employee। Now the question is, लाइसेंस फीस क्या होता है भाई? हमारा कोई मैटर नहीं, अलग अलग सरकारी अथॉरिटीज है, वो खुद लाइसेंस फीस निकालेंगी। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, लॉजिकली आपके हिसाब से लाइसेंस फीस क्या होगा? पर मंथ का किराया ही होगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली मुझे इसके अंदर नहीं पूछना बेटे कौन सी अथॉरिटी, कौन सी सरकार लाइसेंस फीस निकाल रही है। आपको एग्जाम में आएगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइसेंस फीस है, लाइसेंस फीस को क्या कर दूंगा मैं? टैक्स। पहले मुझे बताइए, इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यहां तक कोई दिक्कत?
सपोज करिए, लेट सपोज एग्जाम्पल, लाइसेंस फीस जो है वो 6 लाख रुपए पूरे साल की लिख दी मैंने। द लाइसेंस फीस इज 6 लाख। क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चे इसका? फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं बोलूं अरे सुनो भाई, इतने अच्छे घर में रह रहे हो जिसकी लाइसेंस फीस 6 लाख है, हम कुछ तो रिकवर करेंगे। आपने बोला कितना? मैंने कहा 1 लाख तेरी सैलरी से कटेगा साल का, मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा? कहने का मतलब यही है, एनी अमाउंट दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द पर्पस। द वैल्यू ऑफ द पर्पस ऑफ 6 लाख, रिकवर कितना हो गया? 1 लाख। बेनिफिट तो 5 का, तो टैक्स तो 5 ही होना चाहिए। मतलब किसका रेट? बात ही मत कर, लाइसेंस फीस को रेंट दे रहा है, उसका खुद का है, मुझे क्या पता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लाइसेंस फीस। समझ रहे हो? सिचुएशन सेल्फ क्रिएटेड नहीं होंगी बेटे टैक्स में। 1 मिनट सुनिएगा बात को प्लीज। ये जो घर है ये गवर्नमेंट का है या नहीं है? कैसे पता आपको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सॉरी, इज इट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हैज टेकन इट ऑन रेंट? कुछ भी हो सकता है भैया। मुद्दे की बात ये, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लाइसेंस फीस टैक्सेबल, दैट्स इट। आपको क्वेश्चन लंबा चौड़ा बन के आप समझिए टैक्स के अंदर क्या होता है। कहानी इतनी बड़ी बना देंगे, आपको लगेगा अच्छा ये भी प्रोविजन होगा लॉजिकली। वो बोलेगा कि लाइसेंस फीस इतनी है और गवर्नमेंट रेंट पे कर रही है 25,000 रुपए महीना। आप सोच रहे हो तो रेंट है वो टैक्सेबल नहीं भाई, लाइसेंस फीस। क्लियर है बच्चे? वैसे वो मॉड्यूलेशन आती है। लाइसेंस फीस ब्रो कुछ भी मान ले यार इसको, मतलब मैं रेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक बात बता, क्या आप कभी बैंक के एम्प्लॉय हो गए? देखो क्या लग रहा है बैंक का एम्प्लॉय के अंदर, सुनिएगा एक बार। जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको क्या लग रहा है? आपको पता है अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका रहने खाने रहने का जगह का कुछ सिस्टम्स होता है। आई कैन नॉट एंटर इन टू दो सिस्टम्स। हाउ विल आई डिफाइन लाइसेंस? बट कॉमन सेंस के हिसाब से आपके हिसाब से क्या होगा? ये किराया ही तो होगा यार। आप रह रहे हो उधर, ठीक है, आप जब नौकरी छोड़ोगे आप चले जाओगे यहाँ से, तो मैं क्या टैक्सेबल कर दूंगा? जहाँ से रेंट ही तो कर रहूंगा। बट आई कैन नॉट राइट इट दैट अ रेंट। व्हाट आई हैव टू राइट इज लाइसेंस। क्लियर है जी? आगे आइए। और अगर ये जगह फर्निश्ड हुई तो लाइसेंस फीस तो टैक्सेबल होना ही था। उसके अंदर जो सामान पड़ा है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर दैट इज गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट ओन नहीं करा, गवर्नमेंट ने खुद किराए पे ले रखा, तो एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस। कहने का मतलब है अनफर्निश के अंदर सिर्फ लाइसेंस फीस, फर्निश के अंदर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस मैं भी ऐड कर दूंगा। मुझे बताइए क्लियर है? हाँ जी। अमाउंट रिकवर्ड जो भी एम्प्लॉय से वापस आ जाता है। अब मैं तेरे को मैं अभी मैं तेरे को एक आईपैड दे दूं, वो एम्प्लॉय है मान ले, कितने का बेनिफिट हो गया तेरे को बता? 1 लाख का हो गया, पर मैं तेरे से 40,000 ले लूंगा वापस। बेनिफिट कितना? 60,000 माइनस हो गया जो रिकॉर्ड। क्लियर है? एग्जाम्पल था ये। यार नॉन गवर्नमेंट थोड़ा ना हुआ अभी। मुझे स्पीड से बोलने दो रे। हाँ बोलिए। कम ऑन ब्रो, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई उसके अंदर अभी पढ़ा है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में पूरा एसेट है, ठीक है? प्लीज आपको रिवाइज करना पड़ेगा डेली आने से पहले। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, एयरटेल में जॉब कर रहे हैं, वेयर एवर, अब डिपेंड करता है। आप रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, रिलायंस ने बोला हम आपको अपार्टमेंट्स में रहने को देंगे, विल यू अवेल द फैसिलिटी? डिपेंड, मतलब ठीक है, एज्यूमिंग यस, तो वो अपार्टमेंट जरूरी है रिलायंस का ही। हो सकता है उसने खुद ही किराए पे 500 घर ले रखे हो अपने एम्प्लॉयज के। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर एकोमोडेशन इज नॉट। ठीक है बच्चे, आपको घर मिल रहा है, ठीक है, पर
आपको जो कंपनी दे रही है, हो सकता है कंपनी ने खुद भी किराए पे ले रखा हो, या हो सकता है कंपनी मालिक हो। अगर तो इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो डिपेंड करता है या तो वो अनफर्निश्ड होगा या फिर वो फर्निश्ड होगा। पहले तो फर्निश्ड सेम बात लिखी हुई है। अगर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है उसमें एसी लगा हुआ है, तो अगर वो कंपनी का ही है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर एसी किराए पर है 500 रुपये महीने, तो 500 महीने तो 12 कर दूंगा जितने भी महीने आप किराए पर हो। ऐसा केस में भी ऐसा भी हो सकता है, जो आपको अपार्टमेंट मिल रहा है 15 एसी लगे हुए हैं, 10 एसी कंपनी के, 5 किराए पर है, तो क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना? तो वो तो फर्निश की बात होगी, सेम चल रही है बच्चे। मुद्दे की बात ये है भाई, इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो वी हैव टू सी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी नौकरी किधर है, तुम रह किधर को रहे। तो अगर तो पॉपुलेशन अबव 40 लाख, पहले 25 लाख था बच्चे, और ये अपडेट हो गया कितना हो गया, 40 पॉपुलेशन। अब मुझे बताइए दिल्ली शहर में अगर आपको आरएफए मिले तो कह सकता हूँ अबव 40 लाख, है ना? तो अगर 40 लाख से तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा बच्चे? 10% ऑफ सैलरी विल बी, दिल्ली शहर में अगर आपको आरएफए मिल रहा है और कंपनी ओन्ड है, तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल है। आप सैलरी के मतलब पे भी आ जाऊंगा पर अभी। और अगर उसकी पॉपुलेशन अबव 15 lakhs बट अप टू, पहले वाला तो 40 से ऊपर हो गया, दूसरा क्या हो गया 15 से 40, तो कितने परसेंट टैक्सेबल हो जाए? 7.5 टैक्सेबल हो रहा है सारा, टैक्सेबल टैक्सेबल। और अगर 15 लाख जितना है अप टू 15 lakhs, इट इज 5% ऑफ सैलरी विल बी, देने का मतलब है 10, 7.5 और 5 हो गया। क्या सरकार ने यहाँ बेनिफिट नहीं दे दिया आपको? क्योंकि जो चीज 15% पे टैक्सेबल होती थी वो 10% पे हो रही थी। तो बेनिफिट है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर मुझे बताइए, इफ एकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड, ये वाला केस कौन सा करा था हमने? एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड इट इज नॉट ओन्ड, तो टेक्निकली तो किराए पर है। और क्या आपकी कंपनी रिलायंस रेंट नहीं दे रही होगी, तो एक लिमिट तो हो जाएगा एक्चुअल हायर। लेट्स सपोज एक्चुअल हायर चार्जेस आर 50,000, तो पूरे साल का 50,000 इंटू 12, दैट इज पेइंग रेंट 6 लाख, टैक्सेबल हो। लेकिन दूसरी लिमिट क्या है बच्चे? और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज। तो अगर वो चीज किराए पर है तो सिर्फ आपको एक्चुअल हायर चार्जेस नहीं देखना, आपको साथ में क्या चीज देखनी है? इस सैलरी का 10% विच एवर इज। मुझे बताइए पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं आऊंगा उस पर, मैंने बोला था मैं आऊंगा उस पर, आप सैलरी पे मत जाइए। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, एक प्लानिंग हो सकती है। मान लो एक इंसान की वर्थ है, मतलब ही इज केपेबल ऑफ अर्निंग 1 crore पर एनम। ठीक है, कितनी वर्थ है बेट? 1 करोड़ रुपए पर, मतलब महीने का कितना कमा लेता है? 1.2 करोड़ लगा लीजिए, तो कितना? 1 करोड़ 20 लाख, 10 लाख। मान लो एक बंदा 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने की स्पीड रखता है महीने की, तो उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला सर आप ना मुझे सिर्फ सैलरी जो है 50,000 रुपए ही दीजिए। तो एम्प्लॉयर ने बोला क्या बात कर रहा है यार, तो तेरा पैकेज तो 10 लाख महीने का है। उसने कहा मेरे को एक ऐसा घर दीजिए जिसका किराया कितने का हो? 3.5। मतलब ऐसे कोई क्यों करेगा? ठीक है, बट मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए ये 9.5 लाख रुपए महीने वाला जो घर होगा बहुत महंगा नहीं?
एक बंदा जो 1 करोड़ कमा रहा है, क्या वो भी इधर इस घर में रह पाए? सोच के देखिए, 950, इसका मतलब उस घर का किराया ही 1 करोड़ तो हो ही गया, तो बहुत ज्यादा होगा। घर की वैल्यू तो हो सकता है 100 करोड़ रुपए हो शायद से। आप उतना लॉजिक में मत जाइए ना, ऐसा हो सकता है। आप मुझे बताइए उसके जो रिलेटिव उनको क्या लगेगा, ये बंदा 1 करोड़ कमाता है या 40-50? उसने बोला यही करना है सर, ठीक है। दूसरे को लगना चाहिए कि मैं 40-50 करोड़ 1 करोड़ कमा रहा हूँ, पैसे तो सर पड़े हैं एफडी में, पड़े हुए 3-4 करोड़ 5 करोड़ चलता रहे, लेकिन मुझे एक ऐसा घर दीजिए जिसका किराया अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। कंपनी को क्या दिक्कत है? बोले, ठीक है भाई, ये वाले अपार्टमेंट है, इनका किराया है। आप सोचिए कितना बड़ा घर होगा। जैसे आपने वो देखा था ना, जैसे अभी इलेक्शन में भी हुआ था ना, वो केजरीवाल जी के ऊपर झूठे आरोप लगे थे, क्या किस चीज से बोल रहे थे? महल, हाँ शीश महल। 7 लाख कितने रुपए के? सिर्फ पर्दे आते 7 लाख के, काइंड ऑफ दैट हाउस फंसाया गया उसको, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर उस बंदे की बेसिक सैलरी 50,000 हो, बेसिक सैलरी, और उसको बेनिफिट मिल रहा है 950 का, तो टैक्सेबल कितना? अगर आप इस लिमिट को लगाएं, एक्चुअल हायर चार्जेस, दैट इज महीने का देख लेते हैं, 9,50,000 सैलरी, 50,000 का 10%, विच एवर इज लोअर, आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 9 lakhs. What is getting taxable is 5,000. क्या हुआ? क्या हो गया मैडम? ऑल वेल? 15,000 वाली लिमिट में ये आ सकता है। वाला भी बता दो पर कुछ इस पर छोले कुलचे की प्लेट तो आ ही जाएगी। क्या नहीं, वैसे क्या बने खाने को बता दो। टाइम नहीं, एक दिन में आप सब बच्चों को लेके चलूंगा। सर आपके फाउंडेशन से ना अभी तक घर के पनीर के पकौड़े नहीं आए, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए बोलूँगा कुछ। बिल्कुल आपको लेके जाएंगे। मेरी बात समझ गए थे आप? उस चीज की इंटेंशन क्या थी? इसका मतलब उसको जो घर का जो बेनिफिट मिल रहा है वो मोटा मोटी 9 लाख रुपए महीने का था, पर टैक्सेबल कितना हो रहा है? क्योंकि विचेवर जॉब, तो भाई ऐसे लिमिट यूज करी जा सकती है, यानी कि वो बंदे की सैलरी उतनी ना हो, पर अगर घर का किराया ज्यादा हो तो द ट्रू इंटेंशन की जो बेनिफिट ऑफ टैक्सेबल वो नहीं हो पाता। Why? Because of whichever is lower। तो ये फ्लॉ है भाई साहब, whichever is हायर करते तो बेटर है। बताइए, क्लियर है बच्चे? और अगर ये घर फर्निश्ड हो गया तो, और एक्चुअल हायर चार्ज, यहाँ तक क्लियर है? सैलरी का मतलब, हाँ जी, ये भैया, ये इधर आओ रही। सैलरी का मतलब बेसिक, डीए कौन सा, कमीशन कौन सा, एनी, प्लीज। पहले था कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड टर्नओवर, कोई भी कमीशन है अभी। टैक्सेबल अलाउंसेस आल्सो, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, सारे के सारे जब वो वर्किंग हो जाएगी तब आरएफए पे आ पाओगे आप। जब रिक्विजिट सीधा आरएफए थोड़ा ना निकाल पाएंगे आप। तो बेसिकली ये भी आएगा, बोनस भी आएगा, और मंथली इमोल्यूमेंट्स। मंथली इमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो रिटायरमेंट, मंथली इमोल्यूमेंट मंथली जो पैसा मिल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी रिटायरमेंट हो गई, आपको ग्रेचुटी मिल रही है। आप वर्ड पे फोकस करिएगा, मंथली।
हो सकता है आपको मंथली ग्रेचुइटी मिल रही हो सकता है आपको मंथली लीव सैलरी मिल रही हो, वो है। तो इस पे ना इतना ज्यादा फोकस अभी नहीं करना, वो जब आप सैलरी का मतलब देखोगे तो ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। पर यहाँ पे आरएफए में स्पेशल बात ये थी बच्चे कि बेसिक तो हम लेते ही थे, डीए भी लेते हैं, पर क्या कमीशन, वो तो फॉर्मिंग पार्ट लेते थे, वो तो पूरी आ गई। उसके बाद क्या बच्चे, टैक्सेबल अलाउंस भी आ गया, बोनस भी आ गया, और मंथली एमोल्यूमेंट जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज बोलूंगा, आपने अभी इतने सारे परक्विजिट्स करे हैं, क्या वो भी इंक्लूड होंगे? आंसर इज नो, एक्सक्लूडिंग ऑल वर्क। यहाँ तक क्लियर है? लिखा तो हुआ टैक्स वाले, तो लिखा ही हुआ है वो तो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? नहीं लेंगे, यहाँ तक ऑल क्लियर? आगे सुनिएगा बात। क्या होटल के अंदर भी अकोमोडेशन मिलती है एम्प्लॉयज को? मतलब जाओ 2 साल तक रहे, हाउ मच जनरली? ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके जिनके सीईओ उस होटल में ही रहते हैं, उनका ऑफिस भी होटल में। आपको ये जो सारे इतने सारे होटल दिख रहे हैं, उन बहुत सारे फ्लोर में ऑफिस बने हैं। ऐसे नहीं रेवेन्यू आ रहा हूँ, मतलब जैसे कि बहुत सारी बाहर की कंपनीज है, उनके ऑफिस हो सकता है होटल के अंदर हो, और उसके जो डायरेक्टर सीईओ है वो वहीं रहते हैं, समझ रहे हो? और ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ भी। आपने चाणक्यपुरी में देखा है बच्चे? दीवार में लगते हैं वो। आपने चाणक्यपुरी में देखा सम्राट होटल और अशोका होटल है, अगर किसी ने देखा हो? नहीं देखा? किसी में देखा? वो गवर्नमेंट होटल, उधर जो एमपीज और एमएलए होते हैं ना, जिनको वो घर नहीं अलॉट हो पाता, जैसे अभी जब इलेक्शन हुए, आपको खाली करनी पड़ती है जगह, नहीं हो पा रही 6 महीने तक, तो उसको होटल में रुकवाया 6 महीने तक, या जो भी। और कितने सारे एमपीज एमएलए उन होटल के अंदर ही रह रहे हो। ठीक है सर, मैं इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, जिनको एकोमोडेशन कहाँ मिली हुई है, होटल। तो बात इतनी है, टैक्सेबल हो जाएगा कितना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 24% ऑफ सैलरी एंड एक्चुअल हायर चार्जेस। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कंपनी कोई मालिक थोड़ा है होटल की। अगर मान लो रिलायंस हूँ मैं, और मैंने आपको 1 साल के लिए पूरा होटल का एक रूम दे दिया, तो मैं तो किराया दे रहा हूँ ना, तो एक लिमिट तो होगी एक्चुअल हायर चार्जेस। और आप मुझे बताइए, क्या होटल का किराया बहुत ज्यादा नहीं होता? तो 10% थोड़ा ना लूंगा मैं, क्या ले लूंगा? 24% ऑफ सैलरी। और आप मुझे बता दीजिए फर्निश होगा अनफर्निश? सर यहाँ पे थोड़ा ना बात हुई, फर्निश ही होते होटल, खाली थोड़ा ना लूंगा। आईटीसी के तो अपने मौर्य, ठीक है, शेरिटन और ये सारे जितने भी आईटी जो, ठीक है। मुझे बताइए कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये है कि एकोमोडेशन इन होटल इज टैक्सेबल 24% और एक्चुअल हायर चार्ज। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब कल को आप जॉब करेंगे तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। जैसे आप दिल्ली में जॉब कर, तो आपका ट्रांसफर हो गया कानपुर, ठीक है। मतलब मैं जनरल एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता है, अगर आप बैंक्स में जॉब करेंगे ना, उधर बहुत ट्रांसफर होता है। किसी के पेरेंट्स है बैंक में, नहीं मतलब मैं क्या कोई पैसे ले लूंगा बैंक में? कितने बच्चों के पेरेंट्स बैंक में नहीं है? तो आपके, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हाँ, ठीक है। ऐसे क्या होता है, जिम जा रहे हो तो क्या हो गया, मतलब ऐसे डराओगे आप? हाँ? बिल्कुल क्या है? जाते बस कुछ खाना है, मतलब नॉर्मल एक रोटी खा के रहते थे। अब ट्यूशन सर कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं खाऊं या ना? फिर आपकी है, मतलब क्या है यार? अरे केयर नहीं करते। वो आपकी 10 एलआईसी के पिछले। ठीक है, अब मुझे बताइए,
आपको पता है बैंक्स में ना बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, बैंक में अगर कल को आप जॉब करें ना तो इस चीज को सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं भी बैंक में था और मेरी फर्स्ट जॉब कोलकाता में लगी। नहीं, यूनाइटेड बैंक ऑफ, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मैं क्रेडिट मैनेजर था। क्रेडिट मैनेजर होता है जो कि लोन पास करता है। तो मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं 1 करोड़ का लोन अगर मैं साइन कर दूं तो लोन मिल जाएगा। छोटा मोटा आदमी नहीं बेटे। हाँ, आपने क्या कहा, आप क्रेडिट मैनेजर? क्रेडिट मैनेजर क्या बोलना चाह रही है? आपने स्पेलिंग पूछ के करके बताया ना। क्रेडिट मैनेजर होता है अगर आपको लोन की जरूरत है, जैसे सपोज करो। तो बैंक में बैठा हर बंदा वही कर रहा है। नहीं, ऐसा कराने वाली आपकी नॉलेज इतनी कम है, कैसे इतनी कम है? कर सकता हूँ, लोन अप्रूव करने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस होती थी कि उसका करंट रेशियो क्या है, और ये सारी तो बड़े लेवल पे नोट होता था एक पूरा, एक कंपनी का, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस है, ठीक है, रिलायंस है, तो उनको अगर लोन चाहिए तो उनको ऐसे 600 करोड़ या ऐसे ऐसे करोड़ के लोन चाहिए। वो मेरे पास पावर नहीं थी, लेकिन हम लोग उस चीज को बनाते थे और आगे चेयरमैन के आगे प्रेजेंट करा। बस प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने ज्वाइन करा था तो यूनाइटेड बैंक से राइट ही छीन लिया था कि आप लोन ही नहीं दो। तो मैंने 8-9 महीने किसी को लोन नहीं दिया और वो नोट नहीं बनाए थे, क्योंकि उनका ना कुछ एनपीए समझते हो आप, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो बेसिकली मतलब चलो मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। तो बैंक के अंदर ना ट्रांसफर बहुत होती है। मेरे जैसे ब्रदर है, वो अभी मतलब पहले तो घर पे ही रहते थे मेरे, फिर उनकी ट्रांसफर पंजाब में हो चुकी है, गुजरात में हो चुकी है, मुंबई जा चुके हैं, और भी 3-4 जगह जा चुके हैं आसपास, ठीक है। और हर 2-2.5 साल बाद ट्रांसफर हो जाती है। और जो ट्रांसफर कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप जस्ट नॉर्मल घर से निकलो, नहीं मैसेज नहीं आता सरकारी में, आपने लैपटॉप अपना कंप्यूटर खोला और देखा ट्रांसफर ऑर्डर में आपका नाम लिखा है, और 10 दिन बाद आपको अब कहाँ जाना है, मान लो केरला के इस बैंक, ऐसे ही होता। ट्रांसफर ऑर्डर किसी से डिस्कस करके नहीं होते कि कहाँ जाना चाहते हो, बीचेस पे जाने का मन है, चलो गोवा का बैंक दे देते हैं आप, ऐसे नहीं होता, कहीं भी भेज देते हैं बेटे। मुद्दे की बात ये, अगर ये ऑर्डर आ जाए तो आप मुझे बताइए, आपको जाना पड़ता है नहीं जाना पड़ता? और जाते ही डिक्लाइन कर दोगे तो वो मतलब प्रॉब्लम आती है, डिक्लाइन करते हैं बहुत एम्प्लॉयज। मुद्दे की बात वो नहीं है, अगर आप जा रहे हो तो जाते ही आपको घर मिल जाएगा क्या? आप रेलवे स्टेशन से उतरे या एयरपोर्ट से उतरे और आप सीधा घर लिया, और या कुछ टाइम लग जाता? कितने दिन? 15-20 दिन। 10-15 दिन। 10-15 दिन कहाँ रहोगे? रेलवे स्टेशन? अरे सीढ़ी पे बैठा था। ठीक है, नहीं रेलवे स्टेशन नहीं। जब कल को आप सीएम में बन जाएंगे ना तो आपकी वैल्यू होगी, अनलाइक टुडे। ठीक है, सो बेसिकली रेलवे स्टेशन पे तो नहीं रहोगे। रेलवे स्टेशन पे रहे तो आपको बता देता हूँ कुछ टैक्सेबल होगा। होटल में तो रहोगे, तो होटल का खर्चा कौन भरेगा? होटल का खर्चा कौन भरेगा? एम्प्लॉयर। तो एकोमोडेशन इन होटल, ये वाला पॉइंट लग जाएगा। आंसर इज नो। 15 दिन के लिए होटल के चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आपकी ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी रीजन है। 15 दिन के लिए आप होटल में रह सकते हैं, आपकी कंपनी होटल का बिल पे करेगी और कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि बैंक में बहुत। तो अब आप इस लाइन को पढ़िएगा। होटल एकोमोडेशन अप टू 15 days ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज टैक्स फ्री। और अगर होटल एकोमोडेशन 20 दिन की होगी ना तो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं केस को आगे, ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ 5 दिन का ही होना चाहिए, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब मैं आगे आपसे बात करूँ, मैंने अपने ब्रदर की बात करी थी। वो ब्रदर ऑब्वियसली मैरिड है और उनके 2 बच्चे, और वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। उनको
अगर सपोज करो एक इंसान है, उसकी फैमिली है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो ऑफिस गया और उसके पास आ गया कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो क्या वो एम्प्लॉय अकेला जाएगा या 5-6 दिन में अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा के दूसरी जगह चला जाएगा फैमिली के साथ? वेरी टफ। दे हैव स्कूल्स। इनिशियली आप सोच के देखिए, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, प्रोविजन ऐसे नहीं बनाओ। क्या बच्चों का स्कूल एकदम से चेंज करना इतना इजी होगा? नहीं। और आपका फैमिली सेटअप है पूरा, घर में कितना सारा सामान है, तो ऑलरेडी सोचिए अगर वो बैंक में नौकरी कर रहा है तो उसको बैंक ने एक घर तो दिया ही हुआ है जिस घर में वो रह रहा है। मैं भी बोल देता हूँ, जैसे आरएफ है, आप एक बैंक में काम करते हैं, ठीक है, और उसने आपको एक घर दिया हुआ, आप अभी पंजाब में, तो उस घर में तो रह रहे हो, पंजाब के तो स्कूल में जा रहे होगे कहीं, ठीक है, पूरा फैमिली सेटअप है, घर में कितना सारा सामान है, और अब उसे पता लग रहा है कि उसे जाना है गुजरात। अब आप मुझे बताइए, विल ही गो अलोन इनिशियली और विद द फैमिली? विल गो अलोन, विल गो अलोन। वो लॉजिस्टिकली पहले एक जगह लेगा, मतलब पहले तो होटल में रहेगा, वो आपको पता लग गया अब तो 15 दिन माफ है, लेकिन इन 15 दिन में क्या करेगा? क्या ज्वाइनिंग होगी? हो जाती है, और उसको उसी टाइम में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और उसने गुजरात में भी, उस एम्प्लॉय ने एक घर ले लिया। अब सवाल ये है, पंजाब का भी आरएफ है और यहाँ जो घर लिया, क्या किराया कौन भरे? टेक्निकली कौन भरे? कंपनी भरेगी। आप इन्हें ट्रांसफर करिए, मैं क्यों भरूंगा भाई? तो क्या इस बंदे के 2 आरएफ नहीं चल रहे? तो आपको क्या लग रहा है बच्चों को लेकर आना इतना आसान है? वहां पे आपका गैस का कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, कितना सारा लॉजिस्टिकली कनेक्टेड होता है। तो मुझे बताइए, क्या एट द सेम टाइम 2 आरएफ नहीं चलने लग जाएंगे? सरकार कहती है ये जो दोनों आरएफ हैं, इन दोनों को टैक्सेबल नहीं करूंगी, इनमें से किसी एक ही को टैक्सेबल। अप टू 90 डेज, 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 3 महीना तो ठीक है ना, वहां से अपना सारा सेटअप खत्म करके यहाँ पर आ जाइए। लेकिन अगर आप बोलो नहीं नहीं, बच्चे वहीं पढ़ते रहेंगे, स्कूल अच्छा है, मैं गुजरात में, 2 आरएफए चल रहे हैं, तो 90 दिन के बाद दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अप टू 90 डेज 1 आरएफए विल बी टैक्सेबल, आफ्टर 90 डेज both the RFA will be। कंपनी ने दी, आपकी ट्रांसफर हुई, आपने बोला कि उधर घर, कंपनी बोला आप ले लो ना, किराया दे लो, और पंजाब का भी चल, तो 2 आरएफए हो गए। 90 दिन तक कोई एक आरएफए टैक्सेबल होगा, जो भी कम है वो हो जाएगा, लेकिन 90 दिन के बाद दोनों के दोनों टैक्स। तो फिर बात ही नहीं, दो बात ही खत्म। 90 दिन में अगर तूने वो 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन में घर छोड़ दिया, ठीक है, तो 40 दिन तो दोनों रहे, तो कोई एक हो जाएगा, उसके बंदी होगी। ये देखो बच्चे क्या लिखा है, एम्प्लॉय गुजरात में भी एक आरएफए, आरएफए 1, और मुंबई में आरएफए 2, अप टू 90 डेज एनी 1 आरएफए विल बी टैक्सेबल, विच एवर इज आफ्टर 90 डेज। लास्ट लाइन और आरएफए खत्म है आपका। आरएफए प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया, रिमोट एरिया कौन सा है हमें नहीं जानना उसमें, पर अगर कोई ऐसी जगह आपकी ट्रांसफर हो रही है जहाँ पे भाई रहने को तो कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, रिमोट एरिया है, तो उस क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। कही है साहब, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, क्या टाइम हुआ है? चलिए, तो अगर मैं आपके साथ आरएफए की बात करूं, एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, एक बार फ्लो से समझिएगा। आरएफए या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा था या नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा था। गवर्नमेंट को अगर मिल रहा था तो क्या टैक्सेबल हो रहा था? लाइसेंस फीस, और अगर फर्निश्ड है तो प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्ज विच एवर इज, इतना ही था गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट के अंदर 2 बातें देखनी होती थी, आरएफए ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और आरएफए नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो क्या चेक करना होता है? पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन अबव 40 लाख है, कितना टैक्सेबल बताइए? 10% ऑफ सैलरी। अगर 15 लाख से 40 लाख पे है तो 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, एंड इफ इट इज अप टू 15 लाख 5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। बहुत अच्छी बात है। और ये बात हो गई थी अनफर्निश्ड की, फर्निश्ड होगा तो सेम 10% और एक्चुअल हायर चार्जेस। और अगर accommodation is not owned by employer,
तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो बेटे कर रहा था ना बेटे, ये वाली बात कर रहा था ना, नॉट ओन वाली, ठीक है। एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। देन हम लोगों ने नेक्स्ट इसके बाद करा एकोमोडेशन इन होटल, क्या टैक्सेबल होगा, होगा। क्या थी दो लिमिट्स, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट वाले माफ। लेकिन होटल एकोमोडेशन कितने दिन तक माफ हो जाएगी, 15 डेज इफ द रीजन इज ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज। और इसके बाद हमने करा RFA अप टू 90 डेज, अगर एक एम्प्लॉय को 2 RFA दिए बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी, तो 90 डेज में कोई एक ही टैक्सेबल होगा विच इज लोअर। आफ्टर 90 डेज अगर आप रिटेन करें तो दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। एंड लास्ट RFA इन रिमोट एरिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सही है सर, ऑल क्लियर, वेरी 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 गुड। क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते ये लोग है ना जो हमें कराएंगे काफी बड़े हैं। होमवर्क तो ले लेंगे ना, होमवर्क ले लीजिए, नोट्स भी भेज रहा हूँ, होमवर्क ले जाइए प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे आते खाली हाथ चले जाते, बेटे कुछ तो लेके जाओ। जब घर में गेस्ट आते हैं रिटर्न गिफ्ट होता है बेटे, यार गेस्ट क्या होगा आपको देगा। 10 बजे से मतलब क्या है? ओह माय गॉड, आप सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप बच्चों को गिफ्ट दूंगा, चॉकलेट्स लेकर आऊंगा, 30-40 चॉकलेट्स लेकर आऊंगा, ठीक है। ब्रो सैटरडे दो कैसे, अभी होमवर्क देना, स्वास्थ्य की बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। कौन सी चॉकलेट हो अरे देगा, बढ़िया है, खाइए आप। डेयरी मिल्क, ट्राई करेंगे। सिल्क बबली, डेयरी मिल्क की है ये। बहुत पहले सर टिफिन के साथ तो पैकेट कौन सी पेबल, शायद से नाम सुना होगा मुझे। मैंने एक लेयर सुना है बस। एक उसमें क्या आता है ना, सी आता है, CECLAI। साउंड्स वेरी नाइस। हिंदी में क्या कह रहे थे? हिंदी में मैं तुझे कहूँ कुछ? आप सभी बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी, ब्रेक नहीं है बच्चों, अकाउंट अभी स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ कुछ खाया नहीं है। 15 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट देंगे। पता नहीं क्यों, मतलब दे नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 4.34 होमवर्क लिख लीजिए प्लीज, मैं आपको काफी होमवर्क देने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन 4.34, पेज नंबर 131। क्या मैंने आपको 4.34 मैंने ना फोटो खींची थी, मैंने वो भेजी थी आज सुबह में, एक मिनट रुकना, मैं अभी भेज देता हूँ, नहीं तो ना रह जाएगा प्लीज। हाँ अभी भेज दो। मैंने ना ग्रुप में फोटो भेजी है बच्चे 3, ये RFA के क्वेश्चंस है। इसको ना इस बुक से मत करना, गिरीश्वर सर की बुक से, RFA वाला जो मैंने आपको फोटो भेजी है, और मैं CS के बैच में भी भेज देता हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो टेक्निकली प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मेरे को यही क्वेश्चन कराने थे। और ये वाला 4.3 एक बार मैं आप सब बच्चों को सैलरी वाला ये PDF भेज देता हूँ।
आप लोग आज कितने बजे फ्री होते हो? 4:30? आशीष सर कह रहे थे सर कुछ एक्स्ट्रा क्लास कर, एक बार पूछ लूंगा सर। सैलरी नोट्स आज का डेट है। 2 मिनट रुक जाना बच्चे, बस बस हो गया, डन। चलिए मैंने भेज दिया, एक बार प्लीज सारे बच्चे अपने नोट्स अपडेट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? बेटे धीरे धीरे बातें करो बेटे प्लीज। चलिए तो यहाँ तक रखते थे। बेटे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा, थोड़ा धीरे धीरे बात करो। तो अभी बात में मैटर सॉल्व करना। चलिए तो यहाँ तक रख रहे हैं बच्चे, और हम लोग 3:15 पे मिल रहे हैं। फिर स्टार्ट विद इंटरनल, स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। 3:15 मिलेंगे। हाँ जी संध्या जी। नहीं नहीं क्या क्या बताना है? जो 15 दिन का होटल एग्जामिशन है, अगर एम्प्लॉय 20 दिन, मैडम इसके ऊपर कोई लिखा नहीं है, बट आप कह सकते हैं जो ऊपर का 5 दिन है वही टैक्स। ओके थैंक यू वेरी मच। और क्लास बाद में देख लेना आराम से। सैटरडे टेस्ट होगा कब? ठीक है, बट गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा समझ गया, ठीक है सर एक दिन आप भेज दिए ब्रो। क्लास के बाद कर लेंगे, पेंडिंग नहीं रखते हो जाओ, आप होमवर्क क्लास के बाद लेंगे टेस्ट। हाँ मतलब देख लेंगे, सुबह में भी रख सकते हैं, मतलब वो पता लग जाएगा एक बार। आ रहा हूँ नीचे ही आ रहा हूँ। हाँ जी मैडम।